हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनीज डिस्कस की थी। आज भी हम कंपनीज को ही कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले कंपनी की टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कि कंपनीज कैसे फॉर्म की जाती हैं उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज दो तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को इन्होंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ बुक में, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ प्रोविजंस का है। देखो, कंपनी की जो डेफिनेशन है वो तो वही है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील होती है कंपनी के पास। तो ये कंपनी है। अब कंपनी में कुछ प्रोविजंस दी हुई हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी बनती है और कोई कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है। तो आज हम उन प्रोविजंस को ही डिस्कस करके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहली प्रोविजंस है नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके कि कितने मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं। वहीं दूसरी ओर पब्लिक कंपनी में मिनिमम पर्सन्स 7 पर्सन्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि अगर आपको कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो उसके लिए मिनिमम 7 पर्सन्स होने चाहिए। अगर आप 7 से कम पर्सन हो तो पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते और मैक्सिमम जितने चाहे मर्जी हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी में भी 200 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो वो कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पब्लिक कंपनी में। तो ये थी फर्स्ट प्रोविजन कि नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं और वहीं पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। अब जब हमने कंपनीज डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कंपनीज अपने शेयर्स इशू करके कैपिटल इकट्ठी करती है बिजनेस में। तो इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक में शेयर्स की ही बात की गई है कि प्राइवेट कंपनी के केस में कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं भेज सकती। मतलब कि प्राइवेट कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो उस केस में आप जनरल पब्लिक यानी कि आम लोगों से कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करवा सकते उनको अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के। वहीं दूसरी ओर पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक को इन्विटेशन भेज सकते हो शेयर्स परचेज करने के लिए। बेसिकली ये इन्विटेशन टू पब्लिक वाला ही मेन पॉइंट है जिसका जो डिफ्रेंशिएट करता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी में बेसिकली प्राइवेट पर्सन्स यानी कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने जो नोन पर्सन्स हैं उन्हीं का ही पैसा कंट्रीब्यूट करवा सकते हो, उन्हीं को अपने कंपनी के शेयर्स सेल कर सकते हो। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में आप पूरे लोगों मतलब कि किसी को मर्जी अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो। पब्लिक कंपनी में आम लोगों का पैसा लगा होता है और वहीं पे प्राइवेट कंपनी में आम लोगों का पैसा नहीं लगा होता। तो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम प्राइवेट कंपनी के केस में इन्विटेशन नहीं भेज सकते पब्लिक को और थर्ड पब्लिक कंपनी में हम इन्विटेशन भेज सकते हैं जनरल पब्लिक को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस तो हमें जैसे स्कूल, कॉलेजेस सब मिलता था। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि हमारी कंपनी की प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है कि हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको जनरल पब्लिक से कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, उनको शेयर्स इशू करने हैं, तो उस केस में आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करोगे और उन्हें अपने शेयर्स परचेज करने के लिए इन्वाइट करोगे। तो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में हम इन्विटेशन नहीं भेज सकते, तो प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं होगा।
वहीं पब्लिक कंपनी में हम इनविटेशन भेज सकते हैं, तो पब्लिक कंपनी के केस में आपको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था फीचर्स में कि कंपनी के केस में आप शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो। तो जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में अगर आपको अपने शेयर्स सेल करने हैं या फिर ट्रांसफ़र करने हैं किसी और के नाम पे, तो आप ऐसे ही फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको अपने मेंबर्स की, बाकी मेंबर से परमिशन लेनी होगी, आप फिर ही फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आप फ्रीली किसी मर्जी के नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। प्राइवेट कंपनी के केस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो पब्लिक कंपनी फॉर्म करते वक्त बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेम। प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है और वहीं पे पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे अकेला लिमिटेड वर्ड ही यूज़ किया जाता है, जिससे हम किसी भी कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो बेसिकली अभी हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से मेन डिफरेंस जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच का है वो यही है कि प्राइवेट कंपनी के केस में आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बल्कि पब्लिक कंपनी में हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करके उनसे भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई और उसके बाद एक नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। अब इस 2013 वाले एक्ट में एक नया कंसेप्ट 1% कंपनी का इंक्लूड किया गया है। यानी कि अब हमारे पास 3 तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं 1% कंपनी क्या होती है। तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है 1% कंपनी कि ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर हो, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? 1% कंपनी। यानी कि सारे शेयर्स किसके पास होंगे? सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के पास ही होंगे, उसके अलावा किसी के पास नहीं होंगे। तो 1% कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन 1% कंपनी फॉर्म कर रहा है, ओपीसी फॉर्म कर रहा है, वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। मतलब कि एक ह्यूमन लिविंग बीइंग होना चाहिए। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कोई दूसरी कंपनी एक 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती। और वो नेचुरल पर्सन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यानी कि कोई भी फॉरेनर पर्सन इंडिया में 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। और वो पर्सन एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है, एक से ज़्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। और एक रिक्वायरमेंट और है कि अगर 1% कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो 1% कंपनी को हमें प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1% कंपनी का कंसेप्ट हमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बस इतना से ही दिया हुआ है कि जिस कंपनी का एक ही मेंबर होगा वो 1% कंपनी होगी और उस कंपनी को फॉर्म सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही कर सकता है और वो इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज हमें क्लियर हुई। 3 टाइप्स हमें दी हुई हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी यानी कि ओपीसी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो फीचर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए 4 स्टेजेस हमें दी गई हैं। सबसे पहली स्टेज है प्रमोशन स्टेज, सेकंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। अगर आप कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चारों की चारों स्टेजेस परफॉर्म करनी होंगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 3 ही स्टेजेस परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहले प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन और लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
प्राइवेट कंपनी के केस में आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वन बाय वन सभी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है और सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होगा। सबसे पहले है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज फॉर्मेशन की सबसे पहली स्टेज है और इस स्टेज में आइडिया डिस्कवर करने से कंपनी फॉर्म करने तक सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स कंसेप्शन ऑफ द बिजनेस आइडिया टू स्टार्ट द बिजनेस टिल इट इज फॉर्म्ड। बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया से लेके बिजनेस फॉर्म करने तक सारा कुछ किस में आ जाएगा, प्रमोशन स्टेज में। इट इंक्लूड्स डिस्कवरी ऑफ आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। मतलब कि आइडिया डिस्कवर करना भी इसमें आएगा, आइडिया पे इन्वेस्टिगेट करना वो भी इसमें आएगा और उस आइडिया के रिलेटेड बिजनेस फॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए उन रिसोर्सेज को असेंबल करना सब किस में आ जाएगा, प्रमोशन स्टेज में। तो आइडिया डिस्कवर करने से लेकर कंपनी फॉर्म होने तक सारा क्या है, प्रमोशन स्टेज है। तो जो पर्सन ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो पर्सन कौन होगा, प्रमोटर होगा। और जो जिस स्टेज में ये सारा कुछ काम परफॉर्म हो रहा है वो कौन सी स्टेज होगी, हमारी प्रमोशन स्टेज होगी। और जो पर्सन ये सारा कुछ परफॉर्म कर रहा है वो है प्रमोटर। प्रमोटर कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं और इवन अ कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है। तो प्रमोटर रेफर्स टू एनी पर्सन or group of persons or even a company who performs all such activities। मतलब कि जो भी ये एक्टिविटीज़ है, आइडिया डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिसोर्सेज असेंबल करने, जो भी इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा वो कौन होगा, प्रमोटर। प्रमोटर कोई एक सिंगल पर्सन भी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी और एक कंपनी भी हो सकती है। तो प्रमोशन और प्रमोटर का मीनिंग समझ आया। अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ प्रमोटर की, और या फिर आप बोल सकते हो स्टेप्स विच इंक्लूड्स इन दी प्रमोशन स्टेज, कि प्रमोशन स्टेज में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं बिजनेस की वो अवेलेबल हैं, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या उनके रिलेटेड रिस्क है, ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करना प्रमोशन की सबसे पहली स्टेज है। तो उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज़, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या हमें करना है, क्या हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या आइडिया होगा। अब उस आइडिया के रिलेटेड फिजिबिलिटी स्टडीज़ करना। तो इसके लिए हम 3 तरह की स्टडीज़ करते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल स्टडी, फिर है फाइनेंशियल स्टडी और देन है इकोनॉमिकल स्टडी। टेक्निकल स्टडीज़ में हम देखेंगे कि टेक्निक जो है चाहिए हमें, रिसोर्सेज चाहिए या फिर इनपुट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास फंड्स हैं उस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे वो इकट्ठा हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम चेक करेंगे कि उस आइडिया से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, फिर हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेम अप्रूवल। जब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या है, कंपनी की एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस है तो उसका एक नाम भी होना चाहिए। तो नाम चूज करेंगे जो हम उसको अप्रूव करवाना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ROC के पास से। देखो कोई भी कंपनीज जो होती हैं, 2 कंपनी सिमिलर नेम से नहीं बना सकते हम, इसीलिए हम जो भी नाम अपनी कंपनी का रखना चाहते हैं उस नाम को चूज करके हम रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे अप्रूवल के लिए। अगर उस नाम से कोई भी सिमिलर कंपनी नहीं होगी तो हम रजिस्ट्रार हमारा नाम अप्रूव कर देगा। अगर हमारे नाम से जो हमने चूज किया है ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो हमारा जो नाम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेम अप्रूवल भी प्रमोशन स्टेज का ही एक स्टेप है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करवाने होते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA भी उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना ही समझ लो कि मेमोरेंडम सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। तो उस मेमोरेंडम एसोसिएशन को कौन पर्सन साइन करेगा, ये भी कौन फिक्स करता है, ये भी कौन डिसाइड करता है, प्रमोटर ही डिसाइड करेगा कि कौन उस मेमोरेंडम को साइन करेगा विद प्रायर कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन के कंसेंट से ये कौन डिसाइड करेगा, प्रमोटर डिसाइड करेगा, और वो पर्सन जो मेमोरेंडम को साइन करेगा वो होगा हमारी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर। तो प्रमोटर में का एक और क्या फंक्शन है, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज। सिग्नेटरीज भी कौन फिक्स करता है, प्रमोटर ही फिक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब देखो हम कितनी देर से कह रहे हैं कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करनी होती है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल पर्सन्स की ज़रूरत होती है। तो उन प्रोफेशनल पर्सन्स को भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रमोटर ही अपॉइंट करेगा। जैसे कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एडवोकेट्स को अपॉइंट करना, फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उनको परफॉर्म करने के लिए बैंकर्स को, अकाउंटेंट्स को परफॉर्म करने का काम किसका है, प्रमोटर का ही है। लास्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इनकॉर्पोरेशन होगी, इनकॉर्पोरेशन में हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, प्रमोटर ही प्रिपेयर करेगा। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रमोशन स्टेज में, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, देन उस आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि वो आइडिया फिजिबल है या फिर नहीं है। देन हम अपनी कंपनी का नेम चूज करके उसको रजिस्ट्रार के पास से अप्रूव करवाएंगे। फिर हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनको साइन करने के लिए पर्सन्स फिक्स करेंगे और कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट भी करेंगे, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए होंगे वो भी हम किस स्टेज में तैयार करेंगे, प्रमोशन स्टेज में ही तैयार करेंगे। तो होप आपको प्रमोशन स्टेज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना कंपनीज एक्ट 2013 में, वो है हमारी सेकंड स्टेज यानी कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो इनकॉर्पोरेट स्टेज में हमारे पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग अप ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। सेकंड है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। थर्ड है रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फाइलिंग अप ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। प्रमोटर्स के लास्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं उन्हें प्रिपेयर करता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब हम फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। थर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो कंपनी रेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने स्टेटमेंट दी है कि आपकी अथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़ होगी, तो वो कंपनी सिर्फ 10 लाख रुपीज़ तक ही अपनी कैपिटल रेज कर सकती है, उससे ज़्यादा रेज नहीं कर सकती। तो वो स्टेटमेंट जिसमें आपकी अथोराइज कैपिटल लिखी होगी कि कितनी कंपनी की अथोराइज कैपिटल होगी वो भी हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे। फोर्थ डॉक्यूमेंट है हमारे पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के उन सभी डायरेक्टर्स की लिस्ट विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। उनके नाम, एड्रेस, वो क्या काम करते हैं और कितनी एज है उनकी, ये सारी लिस्ट भी हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी।
डायरेक्टर्स का एक कंसेंट फॉर्म कि वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी का, ऐसा एक कंसेंट फॉर्म भी हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, इसका एक नोटिस भी हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे। अब लास्ट में एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें लिखा होगा कि हमने जो भी कंपनी फॉर्म करने के लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म की जाती है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म कर दी हैं। तो ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन कौन से उनकी लिस्ट, नेम, ऑक्यूपेशन, एज और उनके एड्रेस के साथ। उसके बाद डायरेक्टर्स का कंसेंट फॉर्म कि वो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से बन रहे हैं, और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा उसका एक नोटिस, और लास्ट में एक डिक्लेरेटरी फॉर्म कि हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए। ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास तो उसके साथ हमें एक प्रिस्क्राइब्ड फीस वो भी सबमिट करवानी होती है रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। तो अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स हमें एक फीस भी सबमिट करवानी होती है। थर्ड स्टेप है रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवा दिए, अब रजिस्ट्रार का काम है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। अगर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो हमारी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में इंक्लूड कर लेगा, तो उससे हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब हमारी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में इंक्लूड करने के बाद, यानी कि हमारी कंपनी को रजिस्टर करने के बाद ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जो कि इस स्टेज का लास्ट स्टेप है। जैसे हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, जो कि कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा। इसी डेट से, जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, इसी डेट से आपकी कंपनी को एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगी और उसे हम एक अनदर पर्सन, एक अलग पर्सन मानेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कितने स्टेप्स हैं? 4 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने हैं, फिर फीस सबमिट करवानी है जो भी प्रिस्क्राइब की गई है। उसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं तो हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। और लास्ट स्टेप हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा और हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, यानी कि रजिस्टर हो जाएगी। इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद हमारे पास आती है थर्ड स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। देखो, अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो इस स्टेज आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज को आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को इस स्टेज को परफॉर्म करना मैंडेटरी है। तो इस स्टेज में फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। 1 बाय 1 हम सभी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है और वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। देखो समझो पहले कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें कंपनीज के शेयर्स सेल परचेज किए जाते हैं। तो जो आम लोग कंपनीज के शेयर्स सेल परचेज कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का है, कि मतलब जो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, उसको प्रॉपर टाइमली डिविडेंड मिलता रहे, प्रॉफिट में से पार्ट मिलता रहे, ये देखने का काम सेबी का है। तो इसीलिए जब हम कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स सेल करने जाते हैं तो उससे पहले हमें सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें अपनी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करेगी कंपनी, कैसे काम करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन सेबी को प्रोवाइड करनी होती है और कोई भी मटेरियल फैक्ट हम सेबी से हाइड
नहीं कर सकते। तो सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद हम इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे काम करना है, क्या क्या करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस बेसिकली हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, ताकि वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करके उनमें इन्वेस्ट कर सके, इसीलिए इशू करते हैं। तो सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद हम हमारी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेंगे और उसे जनरल पब्लिक को इशू कर देंगे, और साथ ही में प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी डिपॉजिट कराएंगे। तो प्रोस्पेक्टस तैयार करने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। देखो, प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब उस प्रोस्पेक्टस को देख के जनरल पब्लिक हमारे कंपनी में शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई करेंगे और साथ में एप्लीकेशन मनी भेजेंगे। तो उस एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बैंकर को अपॉइंट करना, ये भी स्टेज में आएगा। शेयर्स को कैपिटल मार्केट में सेल करने के लिए हेल्प लेना, उसके लिए ब्रोकर्स को अपॉइंट करना और फिर अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना। बेसिकली अंडरराइटर्स का क्या काम होता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई नई कंपनी है, तो जब कोई नई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो जनरली लोग उस नई कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि नई कंपनी पे लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता। तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं? अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती हैं। अंडरराइटर्स कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लेते हैं। सपोज कि हमने एक अंडरराइटर अपॉइंट किया और उसने हमारी कंपनी के 5000 शेयर्स परचेज कर लिए। तो अंडरराइटर्स कंपनी के उन शेयर्स को सेल करने में, स्टॉक मार्केट में सेल करने में हेल्प करता है। अगर वो शेयर्स बिक जाते हैं तो ओके, अगर शेयर्स नहीं बिक पाते तो जितने शेयर्स रिमेनिंग रह जाते हैं वो सारे के सारे अंडरराइटर खुद परचेज कर लेता है अपने नाम से। जैसे कि अभी हमने अंडरराइटर को 5000 शेयर्स इशू किए, मान लो कि 4000 शेयर्स उनमें से पब्लिक ने परचेज कर लिए, 1000 शेयर्स अंडरराइटर्स के पास बच गए, तो वो 1000 शेयर्स अंडरराइटर खुद परचेज करेगा अपने नाम से और उसके बदले में कंपनी उसे अंडरराइटिंग कमीशन पे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कंपनी के ऊपर एक कंडीशन है कि अगर जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर देती है, अगर कंपनी उनमें से 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव कर लेती है तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अगर 90% से कम की एप्लीकेशंस रिसीव करती है तो उस केस में कंपनी को सारी एप्लीकेशन मनी जनरल पब्लिक को वापस करनी होगी। जैसे कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए, तो 10,000 का 90% यानी कि 9,000 शेयर्स हो गए। अगर जनरल पब्लिक 9,000 शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन भेज देती है तो हम उन लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देंगे। लेकिन अगर कंपनी के पास मान लो 8,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस आई, तो उस केस में जितनी भी एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है उस सारी एप्लीकेशन मनी को कंपनी को जनरल पब्लिक में रिटर्न करनी होगी। और 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो 120 डेज के अंदर ही हमें रिसीव करनी है। मतलब कि जिस दिन से आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उस दिन से लेके 120 दिनों के बीच में 120 दिनों के अंदर आपको 90% यानी कि 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले 10 दिनों के बीच में आपको वो सारा पैसा जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है वो लोगों को रिटर्न करना होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना जरूरी है अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करना चाहते हो, अदरवाइज आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वही कैपिटल मार्केट, मतलब कि ऐसी मार्केट जहां पे हम शेयर्स सेल परचेज करते हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स सेल परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको पहले किसी भी स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के बाद आपको एक कैपिटल मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके लिए आपको एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा स्टेप क्या आता है? एप्लीकेशन भेजना स्टॉक एक्सचेंज
में, यानी कि कैपिटल मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एप्लीकेशन भेजना। देन लास्ट स्टेप है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद जिन भी लोगों से आपको एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं शेयर्स परचेज करने के लिए, उन्हें हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि हमें सेबी से अप्रूवल लेना होगा। देन उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे हम। उसके बाद ब्रोकर्स, बैंकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेंगे। देन उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हम रिसीव कर लेते हैं तो हम पैसा रखेंगे अपने पास लोगों का, अदरवाइज हम सारा का सारा पैसा लोगों को रिटर्न करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सेंड करना स्टॉक एक्सचेंज में। एंड लास्ट, जिन भी लोगों से हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर देना, और इसी के साथ हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आती है लास्ट स्टेज हमारे पास, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हमने बेसिकली क्या किया था, कैपिटल इकट्ठी की थी, लोगों को इनवाइट किया था प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करके। तो जो पैसा हमने रिसीव किया है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास सेंड करना कि कितने लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है और कितने पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं, और उसके बाद बिजनेस कमेंस करने के लिए अप्लाई कर देना। तो रजिस्ट्रार वही चेक वगैरह करके हमें हमारा बिजनेस कमेंस करने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और उसके साथ हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो होप आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कंपनीज कैसे फॉर्म होती हैं और कंपनी की टाइप्स, ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो हमने कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हमारे पास एक और टॉपिक है, चॉइस बिटवीन दी बिजनेस, कि जो हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस की हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, इन सभी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में से हम चॉइस कैसे करेंगे कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी है या फिर कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। सभी अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।